हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। भाग 3 के अंतर्गत हम संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पढ़ रहे थे और हमने एक मौलिक कर्तव्य समानता का अधिकार को पढ़ लिया था। आइए अब दूसरे मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल 19 से 22 तक अनुच्छेदों का उल्लेख है। 19 से 22 से अगर आप काउंटिंग करोगे तो 19 3 22 नहीं, 19 से 22 तक टोटल कुल 4 अनुच्छेद आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। आइए एक एक अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को 2 टुकड़ों में पढ़ते हैं। पहले टुकड़े में कि इसमें धारा जो फर्स्ट है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं और दूसरे टुकड़े में पढ़ते हैं कि इन पर किस किस कंडीशन में रोक होगी। आइए 6 प्रकार की स्वतंत्रता। सबसे पहले भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और दूसरी आपकी बैठक या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। बैठक या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी है आपकी कोई संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी घूमने या फिरने की स्वतंत्रता। पांचवी है आपकी रहने या बसने की स्वतंत्रता। और लास्ट है आपकी व्यापार या वाणिज्य। व्यापार को वाणिज्य भी कहते हैं। व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो ये हमारी अनुच्छेद 19 की धारा फर्स्ट के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बैठक या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने या फिरने की स्वतंत्रता, रहने या बसने की स्वतंत्रता और वाणिज्य या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति और भाषण, ये जो शब्द है, भाषण और अभिव्यक्ति जो शब्द हैं, ये हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में भी उल्लेखित हैं। प्रस्तावना में भाषण की जगह विचार शब्द का यूज किया गया है और अभिव्यक्ति ज्यों का त्यों प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि अभिव्यक्ति जैसे शब्द प्रस्तावना के अलावा कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। एक बार नवीन जिंदल एक व्यक्ति हैं, जब दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं बाई रोड, तो रास्ते में उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां मिलती हैं। तो एक बार उन्होंने अपनी फैक्ट्री पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा दिया। और ये नवीन जिंदल वही व्यक्ति हैं जो मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे हैं और उद्योगपति हैं।
जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री पर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया तो इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। जब इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया तो इस केस को नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नवीन जिंदल भले ही प्राइवेट व्यक्ति हों, लेकिन इन्होंने अपनी देशभक्ति भावना को प्रदर्शित किया है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाना अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब जैसे हम अपने विचार गाना गाकर, नाचकर, किसी कार्टून को बनाकर, पेंटिंग को प्रदर्शित करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति जैसे शब्द को बड़ा ही व्यापक शब्द बताया है। तो अभिव्यक्ति जो शब्द है बड़ा ही व्यापक शब्द है। इसके बाद आइए देखते हैं कि जो हमारी 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन स्वतंत्रताओं पर किन किन आधार पर रोक है। देखिए, और ये जो आधार है 19 की धारा 2 से लगाकर 6 तक इन आधारों का उल्लेख किया गया है कि ये हमारी जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं इन पर किस किस आधार पर रोक लगाई जाएगी। आइए देखते हैं। देखिए, देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा या लोक व्यवस्था, इन पर किसी प्रकार का अगर खतरा होता है तो हमारी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं तो इन पर रोक है। ठीक है। और इसमें आप एक और बात याद रखिए, जैसे किसी भी देश के साथ कोई संधि या समझौता है, अगर उस पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है, तो इन जो हमारी 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है तो इन पर रोक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये सारी बातें समझ ली आपने। इसके बाद आइए देखते हैं आगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में इस बात का उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया था उस समय कानून क्या था, उस हिसाब से, उस कानून के हिसाब से उसे सज़ा दी जाएगी। मतलब भले ही जब उसका निर्णय आ रहा हो, भले ही नया कानून आ गया हो, पर जब उसने अपराध किया था उस टाइम कानून क्या था, उस कानून के तहत ही उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, एक व्यक्ति को आप एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दे सकते। दूसरी बात, एक अपराध के लिए आप किसी को दोहरी सजा नहीं दे सकते। मतलब एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा दी जाएगी। इससे संबंधित एक बात है, देखिए 21 मई 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या करने वाले जो लोग थे वो लिट्टी के आतंकवादी थे। 21 मई
1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो जो ये लिट्टी के आतंकवादी थे इनको 1994 में जेल में डाल दिया गया। जब इनको जेल में डाल दिया गया तो इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की और मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी सज़ा को, इनको जो सज़ा दी रखी थी फांसी की उसको बरकरार रखा। जब इस मद्रास हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को बरकरार रखा, इसके बाद ये गए सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद ये गए उच्चतम न्यायालय। मतलब सुप्रीम कोर्ट जब ये गए तो इन्होंने वहाँ पे अपील की। जब वहाँ पे अपील की तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सज़ा जो थी फांसी की उसको बरकरार रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सज़ा को बरकरार रखा तो ये गए राष्ट्रपति के पास 2004 में। जब ये राष्ट्रपति के पास गए, इसके बाद 2011 में निर्णय आया राष्ट्रपति तरफ से कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। मतलब फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा। इसके बाद फिर ये गए मद्रास हाई कोर्ट। जब ये मद्रास हाई कोर्ट गए तो मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी सज़ा पर रोक लगा दी। और ये रोक जो लगाई है अब की बार मद्रास हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने राष्ट्रपति ने जो ये 2004 से 2011 तक ये जो निर्णय लिया है इसमें इतना लंबा समय लगा दिया सिर्फ ये कहने में हाँ और ना। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो फोकस था टोटली वो ये जो 7 साल में था। मद्रास हाई कोर्ट की अवधारणा थी कि आप पहले से ही उन्हें एक तो जेल में डाले हो और वो मानसिक तनाव में है इस बात से कि हमें फांसी की सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इस बात को लेके वो मानसिक टेंशन में है। तो उनकी जो मद्रास हाई कोर्ट ने थी उनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी। आप मुझसे पूछोगे यहाँ से क्या बात निकल के आई? यहाँ से ये बात निकल के आई कि आपने उनको तो पहले जेल में रखा और वो मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव, जेल में रखा, कौन मानसिक तनाव एक सज़ा, फिर आप उनको फांसी दे रहे हो तो ये 2 सज़ा। जबकि व्यक्ति ने अपराध सिर्फ एक ही किया है तो उसको सज़ा एक ही मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 सज़ाएं दी जा रही थी। इसीलिए तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सज़ा थी उस पर रोक लगा दी। तो अनुच्छेद 20 यही बात कहता है कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराध एक किया है तो उसे सज़ा एक ही दी जाएगी। और क्या कहता है अनुच्छेद 20? अनुच्छेद 20 के बारे में आइए जान लेते हैं। तीसरी बात देखिए,
अनुच्छेद 20 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब किसी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। तीसरी बात, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने अपराध महिलाओं के खिलाफ या देश के विरुद्ध किए हैं तो उन पे टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे साइको टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इस प्रकार के हैं जो टेस्ट करवाए जा सकते हैं। आइए अनुच्छेद 20 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीने के अधिकार की बात की गई है। जीने के अधिकार की बात की गई है। ऐसे जीना नहीं, गौरव से जीना, इस बात की इसमें बात की गई है। और इससे संबंधित एक बात है, संजय गांधी की पत्नी का जब 1978 में पासपोर्ट जब्त कर लिया भारत सरकार ने, तो मेनका गांधी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इस बात को सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के नाम से दर्ज किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर रहे हो तो मतलब वो विदेश नहीं जा पा रहा है और खुल के नहीं जी पा रहा है। और उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो दैहिक सुनता है उसको आधार बनाया। ये जो जीने के अधिकार की बात की गई है उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया। अब हमें अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है, तो मरने का अधिकार कौन देता है? हमारे संविधान में मरने के अधिकार को उल्लेखित नहीं किया गया है। अर्थात हमारे संविधान में मरने का अधिकार नहीं है। परंतु यदि अगर किसी केस में, जैसे आपको एक केस इसके बारे में बता देते हैं। मुंबई की एक महिला थी अरुणा शानबाग। तो अरुणा शानबाग के एक मित्र ने उनके साथ रेप कर दिया और इस रेप से वो कोमा में चली गई। इसके बाद उनकी एक वकील थी पिंकी वीरानी। जब पिंकी वीरानी ने इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया तो पिंकी वीरानी ने कहा कि अरुणा शानबाग ठीक से जी भी नहीं पा रही है और ठीक से मर भी नहीं पा रही है, तो इसको एक ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए या ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि
अरुणा शाहनवाग आराम से मर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, और ये मामला 2011 में इसका निर्णय आया, और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जो बिल्कुल जीने की, जिसके जीवन की बिल्कुल जीने की संभावना ही नहीं है, और उसके 4 डॉक्टर अगर लिखित रूप में 4 डॉक्टर लिखित रूप में ये रिपोर्ट दे दें कि इनके जीने की कोई संभावना नहीं है, उस कंडीशन में उसको मरने का अधिकार दिया जा सकता है। वैसे मरने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। इस बात को आप बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। इसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 21A को। अनुच्छेद 21A है तो मतलब बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें क्या बात जोड़ी गई? इसमें लिखा गया 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 21A के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हर वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है, वो क्यों गिरफ्तार हो रहा है, उसे अपने कारण जानने का अधिकार है। और उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार हो रहा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। और अगर बात निरोधक कानून की आएगी तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। मतलब निरोधक कानून में आपके आते हैं टाडा, पोटा, रासुका। इस प्रकार के जो कानून हैं जो देश की सुरक्षा से संबंधित बनाए गए हैं, उस मामले में ये अधिकार प्राप्त नहीं है। और उस मामले में अधिकतम जो है व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। 3 महीने तक आप उसको जेल में रख सकते हो, उसके बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमारा दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उन अनुच्छेदों को बारीकी से समझा और पढ़ा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स और शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।